हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया का जो बिहार दरोगा का वॉल्यूम सेकेंड आया है उसका सेट नंबर 3। और आपको पता है कि इससे पहले जो है सेट नंबर फर्स्ट और सेकेंड हम लोग देख चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसका वीडियो देख पाइएगा। और इसके अलावा आपको पता है कि हमारे यहाँ जितने भी यूट्यूब पे हम लोग वीडियो लेके आते हैं उन सभी का जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाता है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाता है, तो आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि बिहार दरोगा और इसके अलावा BPSC 71st प्रीलिम्स से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट जो है वो भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट का आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, या फिर करंट अफेयर्स और भी बहुत सारा। तो आप लोग वहां से जुड़ के अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देर ना करते हुए इसके पहले क्वेश्चन से इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाला डैश के समानुपाती होता है, तो बल के, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा कि न्यूटन का जो 3 गति नियम दिया गया था, तो उसका जो सेकंड गति नियम यानी कि न्यूटन के द्वारा जो गति का दूसरा नियम था उससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। और आपको इसका इक्वेशन भी पता होना चाहिए, F=ma। तो इस तरीके से अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि प्रकाश के संबंध में असत्य कथन है, यानी कि गलत क्या है। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी आवृत्ति बदलती है, जबकि आपको पता है कि आवृत्ति जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही होती है जब मीडियम चेंज हो रहा हो। तो इसीलिए हमारा जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो आपको पता है कि पदार्थ की जो प्रकृति है चुंबक के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो वो 3 टाइप की है कि चुंबकीय गुण किसमें ज्यादा किसमें कम पाया जाता है। तो एक तो है लौह चुंबकीय, फिर है प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। लौह चुंबकीय में आपको पता है कि इसमें जो है सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण पाया जाता है। फिर अनुचुंबकीय में कंपेरेटिवली कम, और प्रतिचुंबकीय में लगभग ना के बराबर। तो यहाँ अनुचुंबकीय पूछ रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम। आगे दिया हुआ है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा जो है, ये भी आपको पता है कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि यह जो है अपरिवर्तित होती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है, यानी कि सही कथन पूछ रहा है। तो यह सही हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा यह विक्षेपित नहीं होता, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि एक्स किरण जो है यह विद्युत चुंबकीय किरण है, जो आप लोग को पता ही होगा। तो यही वजह है इसका विक्षेपित नहीं होने का। और इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि एक्स किरण की जो खोज है वह रोंटगन के द्वारा की गई थी। और यह जो है ये भी आपको पता होगा कि इसकी चाल लगभग प्रकाश के चाल के समान ही होती है, और इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र और भी अन्य क्षेत्रों में होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो आगे कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के संबंध में सही कथनों का चयन करिए। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है कि बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो बिल्कुल, यानी कि पहला सही है। दूसरा है कि वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, तो नहीं, ध्रुव पे ज्यादा होगा ना कि भूमध्य रेखा पे, तो इसीलिए दूसरा गलत है। तीसरा है कि चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है, तो नहीं, यह जो है उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पे जाके यह समाप्त होगी, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। फिर है लास्ट में कि बल की चुंबकीय रेखाएं जो है चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती हैं, तो ये भी सही है। यानी कि 1 और 4 ही सिर्फ सही है जो हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे इसमें कह रहा है कि नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किए जाने वाला जो यौगिक है उस यौगिक का फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर आपको नाम पता है तो आप बिल्कुल उसको सही कर पाएंगे। तो यहाँ जो है हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसको जो बोला जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि ऑप्शन ए, इसी का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करिए, कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन कह रहा है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, तो कथन तो सही है। कारण दिया हुआ है कि नमक जो है बर्फ के हिमांक को बढ़ा देती है, तो ये गलत है। आपको पता होगा कि अगर हम
पानी में नमक को मिलाते हैं तो उसका जो हिमांक बिंदु है वो घट जाता है और क्वथनांक बिंदु में वृद्धि हो जाती है। और यही वजह है कि बर्फ जमा के जब हम लोग जमाते हैं तो उसमें नमक मिला देते हैं। इसीलिए कारण हमारा गलत है और सिर्फ कथन सही है। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है तो इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4वां भाग जो है इसका विघटन 20 दिन में हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही है। और अगर आपको पता होना चाहिए तो टी से टी हाफ तक आने में जो है हमें 10 दिन टाइम लग रहा है। और अगर इसमें और इसका आधा कर दें यानी कि T1/4 हो जाएगा तो ये 10 दिन तो और लेगा, क्योंकि आधा अर्धायु का जो टाइम पीरियड है वो 10 दिन है। तो 20 दिन तो हमारे पास जो टाइम है और उसमें बचा हुआ है 1/4। इसका मतलब है कि पदार्थ का 3/4 यानी कि 3/4 जो है 3/4वां भाग उसका विघटन हो चुका है, क्योंकि पदार्थ का अगर हम लोग वैल्यू हमेशा एक लेके चलते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे उसका आंसर 3/4 आया है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि सभी पदार्थ के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये बताया था कि परमाणु अविनाशी है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो सबसे छोटा कण है वो है, और इसके अलावा जो है पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट जो है डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसमें उन्होंने बोला था, और इसमें गलत पूछ रहा था तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्षार या बेस के बारे में सही है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा कि यह कड़वा होता है तथा लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। और आपको पता है कि अम्ल जो है लिटमस पेपर यानी कि जो नीला है, नीला लिटमस पेपर उसको लाल कलर में चेंज कर देती है। और आपको अगर अम्ल और क्षार का अगर आपको पीएच मान जो है जिसके बेस पे हम लोग निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 7 जो है वह इसका मिड टर्म है 0 to 14 स्केल में, जिसमें कि 0 to 7 जो है वह अम्ल वाला स्केल है और 7 to 14 जो है यह क्षार वाला स्केल है। यानी कि इसके तहत जिसका भी पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच आएगा वह सारा तत्व या पदार्थ क्षारीय होगा, और 0 to 7 के बीच जिसका भी पीएच स्केल आएगा वो सारा ही अम्लीय पदार्थ होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में जंतु दिया हुआ है और सूची 2 में उसका संघ दिया हुआ है। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला दिया हुआ है एस्केरिस और यह जो है सूत्रकृमि संघ का यानी कि निमोटेडा का है, तो ऑप्शन यहाँ 3 से ये हो जाएगा। फिर है आगे कि मलेरिया परजीवी, तो ये भी आपको पता है कि यह आदि जंतु यानी कि प्रोटोजोआ जो है इससे होने वाला रोग है। घरेलू मक्खी ये भी आपको पता है कि ये संधिपाद यानी कि ऑर्थोपोडा में आएगा, और गाय जो है स्तनपायी यानी कि मैमल या मैमेलिया में। तो इस तरीके से जो है हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। 3 4 2 1 का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। तो यह जो है वाष्पीकरण के कारण, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि ईथर जो है वह इजली खुले में अगर इसको आप लोग अगर हाथ पे रखते हैं तो यह क्या होता है तुरंत ही वाष्पीकृत हो जाता है, और जिस कारण से हमारे हथेली को ठंडक महसूस होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि मनुष्य में भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया है डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है। तो आपको पता है कि पाचन की प्रक्रिया जो है हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे लार में जो है वह एंजाइम पाया जाता है और यही एंजाइम जो है स्टार्च का पाचन करता है। तो इसी कारण से जो है मुंह से ही हमारा पाचन स्टार्ट होगा। और दूसरा है खत्म, तो ये आपको पता ही है कि छोटी आंत में खत्म होगी। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। पहले वाला ब्लैंक में मुंह और दूसरे वाले में छोटी आंत। और आपको पता होगा कि लार में जो पाए जाने वाला जो एंजाइम है उनमें से जैसे कि टाइलिन है, म्यूलिन है, लाइसोजाइम है। तो इस तरीके से चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला है, तो खाद्य श्रृंखला जो है वह एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य या भोजन का स्थानांतरण ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। आगे दिया हुआ है कि मार्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल जो है निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं। तो यह जो है सारा
टेरिडोफाइटा के तहत आएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार या सलाइवा का लाभ नहीं है, तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि जो शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है यह सलाइवा का लाभ नहीं है। आपको पता है इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे चल लेते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो ये भी आप लोगों को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह कोशिकीय शोषण के लिए जिम्मेदार है, और अगर यह काम नहीं करेगा तो कोशिकीय शोषण होगा नहीं, जिस कारण से क्या होगी कि ऊर्जा जो है हमारे शरीर को नहीं मिल पाएगी, और इस कारण से क्या होगा कि हमारा जो है भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। तो यहाँ जो है ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसी कारण से आप लोग को पता भी होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ऊर्जा गृह बोला जाता है, यानी कि हमारे शरीर का पावर हाउस। चलिए आगे चलते हैं। इसमें है कि डेसिमल या दशमलव में बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो यह एनकोडर है, आपको पता होगा। आगे चलते हैं। थायमिन किस विटामिन का नाम है, तो यह जो है विटामिन B1 का, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा कि जैसे कि विटामिन ए का हम लोग उसको रेटिनॉल बोलते हैं, फिर B1 का आपको पता ही है थायमिन। इसके अलावा भी बी कॉम्प्लेक्स में और भी बहुत सारे विटामिन हैं, जैसे B2 तो उसको राइबोफ्लोविन, फिर B3 तो निकोटिमाइन या फिर नियासिन। फिर यहीं आगे देखेंगे तो जैसे हम यहाँ पे B6 दिया हुआ है तो पायरिडॉक्सिन, फिर B2 का मैंने बता ही दिया है राइबोफ्लेविन, और B12 जो है इसको बोला जाता है साइनोकोबालामिन। इसके अलावा स्कॉर्बिक एसिड सी के लिए, फिर विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, फिर विटामिन ई को टोकोफेरॉल। तो ये सब भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा एक बार सारे विटामिन का नाम और उससे उसकी कमी से होने वाला रोग। चलिए आगे चल लेते हैं। आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये भी आप लोग का पता होगा क्योंकि बहुत फेमस है। इंडोनेशिया का जो बोरबुदुर में जावा द्वीप पर जो मंदिर स्थित है बौद्ध मंदिर, वह जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। आगे है कि प्यूनिक युद्ध जो है किसके मध्य लड़ा गया था, तो यह रोम और कार्थेज के द्वारा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से राख के साथ किस पुरापाषाणिक स्थल से मिला है, तो यह जो है मिला है कुरनूल गुफा से। यहाँ से जो है राख का अवशेष प्राप्त हुआ था, और इससे पता चलता था, यानी कि पता चला कि पुरापाषाण काल के जो लोग हैं वह आग से परिचित थे। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो आपको पता होगा कि यह रावी नदी के तट पर है। और इसके अलावा ये भी आप लोग को पता होगा कि हड़प्पा जो है सबसे पहला साइट है जो ढूंढा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का। 1921 में इसकी खोज हुई थी और दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि ऋग वैदिक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो इसमें जो है यह गलत हो जाएगा कि युद्ध में जीता गया धन केवल सरदार और पुरोहित में बांटा जाता था, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ धन जो है वह सरदार रखते थे, बाद बाकी पुरोहितों में बांटा जाता था, और जो शेष बचता था उसको आम जनता में भी डिवाइड कर दिया जाता था। आगे है कि मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें पहला है कि मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, तो ये सही है। फिर है मौर्य प्रशासन के जो छोटे क्षेत्र थे या प्रांत पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि प्रदेश में रहने वाले जो लोग थे मौर्य अधिकारियों को नजराना या भेंट देते थे, तो ये भी सही है। इसमें तीनों सही है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि सभी सही हैं। आगे इसमें दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला है विशाख दत्त। तो आपको पता ही है कि यह जो है नाटक है, यानी कि विशाख दत्त जो है यह नाटक लिखने वाले व्यक्ति थे, और इन्हीं की बहुत फेमस पुस्तक थी विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, आप लोग को पता ही होगा। फिर है वराह मिहिर, और इनके बारे में भी आपको पता है कि यह खगोल शास्त्री थे, यानी खगोल विज्ञानी। फिर है चरक, आपको पता है चिकित्सा से संबंधित थे, ऑप्शन ए हमारा सही मतलब इससे कंबाइन हो जाएगा। और ब्रह्मगुप्त जो है ये गणितज्ञ थे, तो ये इसका कॉम्बिनेशन डी का फोर्स है। तो इस तरीके से हम देखें तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है।
चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? तो इसका जो होता था सैनिक के टुकड़ियों के रहने के लिए एक किला बनाया जाता था एक बंद शहर के तहत। तो वह जो है उसी को गैरिसन शहर बोलते थे, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और जिसमें उसे मराठे और दक्कन की सल्तनत का सहयोग भी प्राप्त हुआ? तो यह जो है अकबर के द्वारा विद्रोह किया गया था, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। और इसके अलावा औरंगजेब के बारे में आपको पता ही है कि जिंदा पीर बोला जाता था। इसके अलावा इनको आलमगीर की उपाधि दी जाती थी और इन्हीं के शासनकाल में जो है इटली के एक यात्री आए थे निकोलसन मनुची, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो यह जो थे जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड, यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो आपको पता है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई। और आपको पता है कि जो सिख धर्म की स्थापना है वह इनके प्रथम गुरु गुरु नानक देव के द्वारा की गई थी। और गुरु तेग बहादुर को इनको जो है इस्लाम धर्म नहीं कबूलने के कारण जो है औरंगजेब के द्वारा इनको मृत्यु दंड दे दिया गया था, तो ये भी आपको पता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि हरिजन की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं, तो यह कथन किसका है? तो आपको पता है कि यह जो है H.J. खांडेकर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन बताना है। तो इसमें जो है पहला ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि उन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया था, जबकि उन्होंने एकेश्वरवाद पे बल दिया था तथा मूर्ति पूजा का और धार्मिक अनुष्ठान का इन्होंने पूर्णतः बहिष्कार किया था, तो इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि इनके बारे में तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि भारतीय पुनर्जागरण के जो जनक हैं वो माना जाता है। इनको आधुनिक भारत का निर्माता भी बोला जाता है और इन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज की जो स्थापना है 1828 ईस्वी में की गई थी और 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और संवाद कौमुदी जो है बुक वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो असहयोग का, यानी ऑप्शन सी सही है। और असहयोग आंदोलन के बारे में आपको पता है कि यह गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर चलाया गया पहला आंदोलन था। हालांकि खिलाफत में भी गांधी जी की भागीदारी थी, लेकिन वो खिलाफत जो था वो आपको पता है कि वो एक धार्मिक मुद्दे से जुड़ा हुआ था, तो इस कारण से असहयोग आंदोलन को ही बोला जाता है कि गांधी जी के नेतृत्व में पूर्णतः अखिल भारतीय स्तर पर चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, जो कि 1920 से 22 तक चला था। और 1922 में इसको वापस ले लिया गया था जब चौरा चौरी कांड हुआ था, यानी कि चौरा चौरी कांड में क्या हुआ था कि एक मतलब हिंसक भीड़ के द्वारा एक पुलिस थाने को जला दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी। तो इस कारण से गांधी जी को लगा कि अब जो है ये आंदोलन जो है वो हिंसक प्रवृत्ति का होता जा रहा है, तो इस कारण से इन्होंने इसे वापस ले लिया था। तो चलिए अब हम लोग आगे चल लेते हैं। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े हुए नहीं थे? तो भगत सिंह आपको पता है कि यह काकोरी कांड से नहीं जुड़े हुए थे। इनके अलावा जो रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं, यह तीनों ही काकोरी षड्यंत्र या काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। और आपको पता है कि इन्होंने काकोरी जो ट्रेन डकैती था उसमें इन तीनों को अभियुक्त बनाया गया था, यानी कि इनके द्वारा जो है ट्रेन डकैती की गई थी और जिसके एवज में जो अंग्रेज हैं उनके द्वारा इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। और भगत सिंह के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि भगत सिंह को जो फांसी हुई थी उसमें जो जिस कारण इनको फांसी दी गई थी वो लाहौर षड्यंत्र था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो आपको पता है कि बलिया में, सतारा में और मिदनापुर या तामलुक में, तो इन तीनों में ही स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि 1, 2 और 3 तीनों में। और इसके अलावा सतारा के बारे में याद रखिएगा कि सबसे लंबा जो कार्यकाल था समानांतर सरकार का वह सतारा का था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि माउंटबेटन योजना
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देश के विभाजन से, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और माउंटबेटन जो है ये मार्च 1947 ईस्वी में भारत में इनको वायसराय बना के भेजा गया था, ताकि इंडिया और पाकिस्तान का जो है वह विभाजन शांतिपूर्व हो जाए। तो इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलित जो है वो पूछ रहा है। तो इसमें दिया हुआ है कि लॉर्ड कैनिंग जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था और इसी को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता था। और 1854 में जो है ये लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल नहीं था, बल्कि लॉर्ड डलहौजी का था। तो इस कारण से जो है हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है एक ऐसी व्यवस्था से जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो इसमें देखिए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार जो है यह फंडामेंटल राइट को सबसे सही तरीके से बताता है। और आपको फंडामेंटल राइट के बारे में पता ही होगा कि यह जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 3 में किया गया है, आर्टिकल जो है हमारा 12 से 35 के बीच। और इसके अलावा जो है कुछ इसमें जो आर्टिकल है वो सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, जिसमें 14 नहीं, 15, 16, फिर 19, 29 और 30, ये जो हैं ये सिर्फ भारतीयों को ही ये फंडामेंटल राइट है, विदेशियों के पास ये नहीं है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? तो कटौती प्रस्ताव से, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और कटौती प्रस्ताव जो है एक्चुअली में यह जब बजट पारित होता है तो सरकार के द्वारा जो भी बजट में व्यय का जो अनुमान लगाया जाता है, तो उसके एवज में फिर बाद में सदन में चर्चा होती है अनुदान मांग के लिए। तो अनुदान मांग के लिए जब ये चर्चा होगी तो उस टाइम पे जो है विपक्ष को प्रतीकात्मक रूप से कि हमें इसमें सरकार के द्वारा जो है इस व्यय में ज्यादा खर्च लग रहा है, तो हम इसका विरोध करते हैं, तो उसके एवज में जो है कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। एक तरफ अनुसूची है और दूसरी तरफ उपबंध दिया हुआ है। तो इसमें जो पहला है कि चौथी अनुसूची, तो आपको पता है कि इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, ये तो सही है। फिर दूसरा दिया हुआ है छठी अनुसूची में, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, तो ये छठी नहीं है बल्कि ये 5वां में ही है। और छठी में देखेंगे तो इसमें जो है 4 स्टेट के लिए जो है जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित उपबंध है, जिसमें 4 स्टेट में असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो दूसरा हमारा गलत है। फिर यहाँ 10वां अनुसूची दिया हुआ है, तो 10वां आपको पता है कि संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है, यानी कि दल बदल से। तो इस तरीके से जो है हमारा 1 और 3 ही सही है, जो हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है देखेंगे तो एक ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है, तो ये सही है। फिर है ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन अगर कोई चुनाव लड़ना चाहेगा तो उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। फिर है ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम जो है गांव की मतदाता सूची में हो, तो ये भी सही है। इसमें तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि उपयुक्त तो सभी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। सूची 1 में राज्य है और सूची 2 में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला है गुजरात, तो गुजरात में जो है 11 मेंबर हैं, यानी कि 11 सीट है राज्यसभा के लिए। फिर कर्नाटक में आएंगे तो कर्नाटक में जो है 12 है, यानी कि ये 3 से सुमेलित है। बिहार में देखेंगे तो बिहार में बस 16 ही है और उड़ीसा में 10। तो इस तरीके से जो हमारा कॉम्बिनेशन बन के आएगा 2, 3, 1, 4 का, जो हमारे देख लेते हैं ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री जो है अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं।
और इसके अलावा याद रखिएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है आर्टिकल 263 के तहत हुआ है और यह जो है सरकारी आयोग के रिकमेंडेशन पर यह बनाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। और इसका जो मुख्यतः जो काम है वह है केंद्र और राज्यों के बीच जो है एक साझा मंच प्रदान करना, जहाँ पे आगे यह आपसी बातचीत के द्वारा जो है देश के विकास के लिए योजनाएं बना सके और अपनी प्रॉब्लम्स या समस्याओं को सॉल्व कर सके। तो इस तरीके से चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब, यानी कि कंडीशन कौन सा है। तो इसमें देखेंगे, एक तो अंतर्राष्ट्रीय जब समझौता है तो उसको प्रभावी बनाने के लिए अगर जरूरत है तो, फिर है अगर राज्य की सहमति है तो भी, और राज्य में राष्ट्रपति शासन हो तो उस टाइम भी बनाया जा सकता है। तो आपको पता है, यानी कि डी सही हो जाएगा, एक से अधिक। आगे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है। तो आपको पता होगा कि एक तो सामान्य विधेयक पर विचार कर उसे पारित करवाने में तथा धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करने में, तो ये तो राज्यसभा के पास शक्ति है। दूसरा है संवैधानिक संशोधन को पारित करती है। संविधान संशोधन में इक्वल राइट है लोकसभा और राज्यसभा का। अगर धन विधेयक को छोड़ दे, क्योंकि धन विधेयक में सिर्फ ये सिफारिश कर सकती है संशोधन का, संशोधन कर नहीं सकती है। और सामान्य में तो सामान्य में भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास समान शक्ति है। और आगे जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी में भी इनकी समान शक्ति है। तो ये तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत बताना है। तो इसमें जो है कि मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो आपको पता है कि मुख्यमंत्री सरकार प्रमुख होता है, ना कि कार्यपालिका का या संवैधानिक प्रमुख राज्यों में। यह जो है कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति राष्ट्रपति कह रही हूँ, केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं जबकि राज्य में राज्यपाल होंगे। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे दिया गया है कि विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी गलत है कि विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है। आपको पता है कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है इसको खत्म कर दिया गया है, जिसमें लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को आरक्षण प्राप्त था, यानी कि इसको मनोनीत किया जाता था। तो यह जो है अब समाप्त हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो आपको बिहार का मैप याद होगा तो आप इजीली कर पाएंगे। तो अगर सबसे उत्तर में देखें तो यहाँ पे सीतामढ़ी आता है, फिर उसके नीचे मुजफ्फरपुर, फिर पटना और जहानाबाद और फिर गया। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वह डी निकल के आता है। फिर है इतंकी जो नेशनल पार्क है वह कहाँ अवस्थित है। तो ये आपको पता होगा कि नागालैंड का यह नेशनल पार्क है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। और मणिपुर का बहुत फेमस सा एक नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ, जो कि तैरता हुआ भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अरुणाचल में तो बहुत सारा है, नमदाफा, मौलिंग, दिवंग, कमलंग, फिर कान्हे, पखाऊ, मेहाऊ, ये सारा जो है अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पार्क है। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे है भारत में जो वन नीति है जो 1952 में ईस्वी में लाया गया था, इसमें संशोधन कब किया गया। तो 1988 ईस्वी में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। फिर है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो अरुणाचल प्रदेश। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो है 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी कि प्रति 17 व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर के रेंज में 17 व्यक्ति का ही निवास स्थान है। और यहीं अगर बिहार का देखेंगे तो बिहार में जो है 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं, यानी कि यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है 1106 किलोमीटर है पर व्यक्ति। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 डिग्री चैनल से लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप जो है वह अलग होता है। तो हमारा जो ऑप्शन निकल के इसमें आएगा ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार। और अंडमान में भी लिटिल अंडमान है और निकोबार में कार निकोबार द्वीप है। तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि 8 डिग्री चैनल जो है वह मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है और 9 डिग्री जो है मिनिकॉय से लक्षद्वीप को। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि पेन गंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भाग में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसमें जो है
बेसिकली कुडप्पा समूह की चट्टानें पाई जाएगी, और आंध्र प्रदेश में चूंकि कुडप्पा नाम का एक जगह था तो वहां पाई गई थी, तो इसीलिए इसका नाम जो है कुडप्पा समूह की चट्टानें रखा गया है। तो आप लोग को पता होगा ये बात। आगे हमारा जो दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, तो मध्य हिमालय और लघु हिमालय में, यानी कि ऑप्शन डी सही है। आगे दिया है कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत दिया हुआ है। तो आप देखेंगे तो केरल जो है कोरोमंडल तट नहीं बल्कि मालाबार तट बोलते हैं, और कोरोमंडल वाला जो है वो तमिलनाडु का तट है, तो ये भी आप लोग को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है, तो महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती और बनास निम्नलिखित में से किस नदी की जो है वो सहायक नदियां हैं, तो ये आप लोग को पता ही होगा कि चंबल नदी की ये सारी सहायक नदियां हैं। और क्षिप्रा के बारे में आपको फेमस है कि उज्जैन शहर जो है यह क्षिप्रा नदी के तट पे ही बसा हुआ है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित जलप्रपात है, और यह कर्नाटक में है, ये भी आप लोग को पता होगा। इसके अलावा जोग या गोरसोपा जलप्रपात जो है यह शरावती नदी पर है। वहीं रकीम कुंड जलप्रपात जो है यह बिहार में गाय घाट नदी पर स्थित है। वहीं केवटी जलप्रपात के बारे में आपको पता होगा कि यह मध्य प्रदेश में है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि पृथ्वी की जो भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है, तो आपको पता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फिर लोहा, कैल्शियम और सोडियम। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो एक तो कोलंबिया है और दूसरा केन्या। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसके अलावा मैं बता दूं कि भूमध्य रेखा पर जो टोटल देश अवस्थित हैं उनकी संख्या 13 है। तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अलावा कर्क रेखा और मकर रेखा पर भी कितने देश अवस्थित हैं, या फिर यह तीनों रेखाएं जो है कितने देशों से होकर गुजरती है, तो आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिएगा। मैं भूमध्य रेखा का अभी बता देती हूँ 13 कंट्री का नाम। इसमें सबसे पहला अगर देखेंगे दक्षिणी अमेरिका से शुरू करते हैं, तो वहाँ 3 देश हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। फिर आगे आएंगे अफ्रीकन में, तो साओ टोम और प्रिंसिपे के अलावा गैबोन, कॉन्गो गणराज्य, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, फिर युगांडा, केन्या और सोमालिया। इसके अलावा हम लोग एशिया में एंट्री करेंगे तो मालदीव और इंडोनेशिया, और फिर लास्ट में अगर जाएंगे तो यह जो है ओशिनिया का किरिबाती है। तो इस तरीके से जो है हमारा टोटल 13 कंट्री है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, तो यह जो है बेसाल्ट लावा प्रवाह, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो लौह अयस्क का, यानी ऑप्शन सी सही है। फिर है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, तो ये आपको पता ही होगा कि जो हमारा वर्षा वन है ये सबसे ज्यादा जैव विविधता के दृष्टिकोण से रिच माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है, तो ऑप्शन डी जो है इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी टैक्स जो है वो दिया हुआ नहीं है। आयात और निर्यात पे जो कर लगता है उसको सीमा शुल्क बोला जाता है, तो इसीलिए जो है इसमें कोई सीमा शुल्क मेंशन नहीं है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, तो इसके द्वारा जो है बेसिकली तैयार किया जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चल लेते हैं। आगे इसमें है कि नरसिम्हन कमेटी प्रथम जो है निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है, तो आपको पता होगा कि बैंकिंग संरचना सुधार के लिए जो कमेटी गठित हुई थी, नरसिम्हन कमेटी 1991 में। तो ये भी आप लोग ईयर भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सेबी का मुख्यालय स्थित है, तो मुंबई में, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपको पता है कि शेयर बाजार और जितने भी प्रतिभूति हैं तो उन सभी का जो रेगुलेशन है या रेगुलेटरी बॉडी है वह सेबी है, और सेबी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
आगे है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपको पता है कि 1938 में जो नियोजन समिति का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे, और इन्हीं के द्वारा जो है यह तैयार किया गया था। इसीलिए जो है इनको वास्तुकार भी बोला जाता है भारतीय नियोजन का। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 25 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान रखा गया है, तो 3.8% का, यानी ऑप्शन सी सही है। फिर है नए आयकर की जो दर है उसके अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर टैक्स कितना लगेगा, तो आपको पता है कि यह जो है 30% लग जाएगा। आगे है कि बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह जो है बिहटा में किया गया था, ये भी आपको पता होगा। और इसका उद्घाटन बिहार के जो भी वर्तमान उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा के द्वारा किया गया। फिर है ट्विटर, या जिसको अभी एक्स का नाम दिया गया है, इसके नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो लिंडा याकारिनो को, यानी ऑप्शन ए सही है। आगे हमारा दिया हुआ है कि ऑपरेशन कन्विक्शन जो है वह किससे संबंधित है, तो आपको पता होगा कि यह जो है एक तो यौन उत्पीड़न से, फिर है धर्म परिवर्तन, फिर गौ हत्या, और एंटीबायोटिक का जो है ये कम प्रयोग करना, ये इससे नहीं था। ये तीन है, 1, 2 और 3 जो है ऑपरेशन कन्विक्शन से संबंधित है, इसीलिए जो है हमारा आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है। फिर है भारत और ओमान का जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है नसीम अल बहर, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो गोवा में। वहीं अशोक हॉल का नाम जो है वह बदलकर कौन सा हॉल कर दिया गया है, तो आपको पता है कि अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप, और फिर दरबार हॉल का जो नाम था उसको गणतंत्र मंडप कर दिया गया है, तो ये आप लोग को पता होगा। आगे दिया हुआ है कि बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो 2 महिलाओं को, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर है स्वप्निल कुसाले, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है, वह किस राज्य से संबंध रखते हैं, तो महाराष्ट्र से, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है निजुत मोइना किस राज्य की योजना है, तो असम का। और हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई है, तो इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है, तो आपको पता है महाराष्ट्र में। और ये जो है देश का अगर बन जाएगा तो 13वां जो है सबसे बड़ा पोर्ट होगा। आपको पता है कि भारत में अभी तक वर्तमान में 12 बड़े पोर्ट और 200 से अधिक जो है छोटे पोर्ट हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सीपी द्वारा हाल में ही दुनिया भर में परमाणु हथियार को या उसकी स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है, तो इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न जो है वह बताया गया है, तो इसमें टोटल जो परमाणु संपन्न देश हैं वह 9 हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो कथन सही जो है वो बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला है कि इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा, तो ये सही है। फिर है इसमें 63,000 जो है आदिवासी गाँव को शामिल करने का लक्ष्य है, तो ये भी सरकार का लक्ष्य है, यानी कि दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है अब इसमें जो है रीजनिंग और मैथमेटिक्स का 10 क्वेश्चन है, तो मैं इसका क्या करती हूँ आंसर आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग सॉल्व करके इसको आंसर मिला लीजिएगा, और अगर नहीं सॉल्व हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी आप लोग के लिए प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। 84 का जो इसमें आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं 85, तो 85 का जो आंसर है वह है 13, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है 86, तो 86 का जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2.25 रेशियो 1। फिर आगे है 87 का, तो 87 का आंसर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 15,625 रुपया। फिर है 88, तो 88 का जो है ऑप्शन सी, बी और डी जो है वो आंसर हो जाएगा। फिर है 89, तो 89 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर 89 के बाद है 90, तो 90 का आंसर हो जाएगा बी उत्तर। नेक्स्ट चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रथम ओलंपिक खेल जो है वह कहाँ हुआ था, तो आपको पता होगा कि यूनान के एथेंस में इसका आयोजन किया गया था 1896 ईस्वी में। फिर है सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि सुब्रतो कप जो है यह
फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा फुटबॉल के और भी बहुत सारे कप हैं, जैसे रोबर्ट्स है, फिर डूरंड है, संतोष है, जो कि काफी फेमस है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें है जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी में जो है वो करेंसी यूरो चलता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसे बोला जाता है? तो राजेंद्र सिंह को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा इसके अलावा कि कैलाश सत्यार्थी को जो है 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बचपन बचाओ इनका जो अभियान था, उनके कारण से जो छोटे बच्चे हैं उनको रखने और उनको शिक्षा दीक्षा से जोड़ने के लिए इन्हें दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब दिया हुआ है कि अशोक चक्र जो है, इस पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? तो आपको पता होगा कि अशोक चक्र जो है यह 1952 से ही शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें अगर देखें तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये गैटी का जो स्पेलिंग है, गैटी का जो स्पेलिंग है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये होता है GAIETY, ना कि TEY जो है। इसीलिए हमारा जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि तू डाल डाल मैं पात पात, तो इसका अर्थ क्या है? तो यह है चालाकी का जवाब जो है चालाकी से देना, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर है सब्यसाची जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह अर्जुन का है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अब आगे इसमें कह रहा है कि महर्षि का जो संधि विग्रह है, यानी कि जो इसका संधि विच्छेद है, तो आपको पता है कि यह हो जाएगा महा और प्लस ऋषि, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यह जो है इस सेट का आखिरी क्वेश्चन भी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें है कि फ्रॉम द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस गिवन बिलो बाय एडिंग विच वन इन एबिलिटी ए न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म। तो इस तरीके से एबिलिटी में कौन सा प्रीफिक्स ऐड करेंगे जिससे कि एक नया वर्ड बन के आएगा? तो इसमें इन ऐड करेंगे तो इन एबिलिटी हो जाएगा, तो हमारा आंसर ए है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने एडिटोरिया का जो बिहार दरोगा का वॉल्यूम सेकंड वाला जो बुक अभी मार्केट में आया है, उसका टेस्ट नंबर 3 जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो इसका PDF अगर आप लोग को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसके अलावा जो है वहाँ पे आपको बिहार दरोगा का जो इसका वॉल्यूम एडिटोरिया का जो वॉल्यूम फर्स्ट आया है, उसका भी आप लोग को टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। और साथ में BPSC 71st से रिलेटेड बहुत सारे इंस्टीट्यूट के जो हैं वहाँ पे फ्री में PT का टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ में आपको PYQ, फिर अदर कंटेंट जैसे करंट अफेयर्स या अदर बुक जो अभी आ रही है मार्केट में, चाहे वो बिहार स्पेशल से हो या अदर का भी, तो बहुत सारा कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे अपने तैयारी को और भी बेहतरीन बना पाएंगे। और साथ में ही अगर आपको कुछ अदर कंटेंट भी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको आपके डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग नए कंटेंट लेके आए और आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाते जाएं। तो इस तरीके से आप लोग हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, तो आप सभी का धन्यवाद।